हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। हमारा साइकोलॉजी का यूनिट 3 मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन का वार्निंग साइन तक कंप्लीट हो गया था। देन आता है आपका प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रैटेजीज एंड देयर सर्विसेज, डिफेंस मैकेनिज्म एंड इट्स इम्प्लीकेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड कंप्लीट देयर टाइप्स, कंप्लीट एंड मेजर टू ओवरकम। देन आता है आपका रोल ऑफ नर्स इंट्रोड्यूसिंग फ्रस्ट्रेशन एंड कंप्लीट। देन आता है डीलिंग विद ईगो। ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंड कर दूँगी, तो आपका मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन चैप्टर क्लियरली कंप्लीट हो जाएगा। पेपर लिखा गया आपका प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ में इन 1960 साइकोलॉजिस्ट जेराल्ड कैप्टन डिस्क्राइब। मतलब जेराल्ड कैप्टन डिस्क्राइब क्या है, ये प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रैटेजी को ही डिवाइड किया है। मतलब थ्री पार्ट में, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, आपका टर्शियरी प्रिवेंशन। तो लेते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या आता है? प्राइमरी प्रिवेंशन सीक्स टू प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर बाय स्ट्रेंथनिंग इंडिविजुअल, फैमिली एंड ग्रुप कोपिंग एबिलिटीज। मतलब एक प्राइमरी स्टेज में, मतलब अगर कोई नहीं हो, एक डिजीज़ को नहीं हुआ है, उसके पहले हम जो कुछ भी मेथड को यूज़ करते हैं उसको कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। एक डिजीज़ से होने से पहले डिजीज़ आता है आपका रोल ऑफ नर्स इन प्राइमरी प्रिवेंशन। मतलब एक नर्स का रोल क्या है प्राइमरी प्रिवेंशन में। ये लिखा गया है इंडिविजुअल सेंटर इंटरवेंशन। इंडिविजुअल सेंटर इंटरवेंशन में क्या लिखा है? एंटीनेटल केयर टू द मदर एंड एजुकेट हर रिगार्डिंग द एडवर्स इफेक्ट। मतलब सभी टाइप का आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है अगेंस्ट एनी डिजीज़ के कंडीशन के लिए इंडिविजुअल को आप एजुकेट करना चाहिए। Thus they play a major role in identifying high-risk group and preventing the occurrence of mental illness in them. ये आपका हो गया प्राइमरी प्रिवेंशन। रोल ऑफ नर्स, चाइल्ड को कैसे एजुकेट करेंगे ये लिखा गया है। सोसाइटी लेवल में कैसे हम एजुकेट करेंगे एक डिजीज से लेके रिलेटेड। रहता है आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है? सेकेंडरी प्रिवेंशन ये लिखा गया सेकेंडरी प्रिवेंशन टारगेट पीपल शोइंग अर्ली सिम्टम्स ऑफ मेंटल हेल्थ डिस्टर्बन बट रिगेन प्रीमॉर्बिड लेवल ऑफ फंक्शनिंग थ्रू एग्रेसिव ट्रीटमेंट। मतलब कोई सा भी मेंटल डिसऑर्डर के साइन एंड सिम्टम आपको दिख गया तो इसको बोला जाता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसमें क्या रोल ऑफ नर्स है? अर्ली डायग्नोसिस एंड केस फाइंडिंग। नर्स का रहता है, नर्स का काम क्या है? वो अर्ली डायग्नोसिस करेगा नर्सिंग प्रोसेस में। देन केस फाइंडिंग करेगा, द ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल, ट्रेनिंग देगा हेल्थ प्रोफेशनल। देता स्कैनिंग प्रोग्राम के मतलब एक क्वेश्चन जैसे कि ऑब्जेक्टिव डाटा और सब्जेक्टिव डाटा को कलेक्ट करेगा। देन आता है आपका टर्शियरी प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या करेंगे? टर्शियरी प्रिवेंशन टारगेट हाउ द मेंटल इलनेस। मतलब टर्शियरी प्रिवेंशन में एक डिजीज ऑलरेडी हो गया है, उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे वही लिखा गया है इस टर्शियरी प्रिवेंशन में। ये लिखा है हेल्प टू रिड्यूस द सिवियरिटी ऑफ इलनेस, मेंटल इलनेस। रोल ऑफ नर्स क्या है? फैमिली मेंबर्स शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट प्रोग्राम टू एंश्योर इफेक्टिव फॉलो अप। ऑक्यूपेशन एंड रिक्रिएशन एक्टिविटीज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द हॉस्पिटल टू प्रिवेंट डीलिंग एंड द कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम कैन बी लॉन्च। मतलब एक कम्युनिटी को इकट्ठे करके जो हम कुछ नॉलेज या कुछ प्रोवाइड करते हैं उसको बोला गया है। देन आता है प्रोग्राम क्रिएट करके कम्युनिटी में या सोसाइटी में हम उस डिजीज़ के बारे में एजुकेट करके हम लोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये हो गया आपका। इसमें याद रखना है सेकेंड प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ में प्राइमरी, आपको याद रखना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसमें क्या होता है? इसमें होता है एक डिजीज़ को होने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें अगर एक साइन एंड सिम्टम दिख गया तो हम क्या करते हैं। और टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं? टर्शियरी प्रिवेंशन मतलब एक डिजीज़ हो गया है उसको कैसे रिड्यूस करेंगे, इलनेस को, मेंटल इलनेस को, वो लिखा गया है। और नर्सिंग रोल आप प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शियरी प्रिवेंशन में लिख दीजिए। इतना ही काफ़ी हो गया। देन आता है आपका डिफेंस मैकेनिज्म एंड इट्स इम्प्लीकेशन। ये मेंटल हेल्थ सर्विसेज भी आपका है। देन आता है मेंटल हेल्थ सर्विसेज आर अडॉप्टेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। मतलब एक मेंटल इलनेस को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वही लिखा गया है। और मेंटल हेल्थ सर्विसेज में ये आप इस डायग्राम के थ्रू लर्न कर लीजिए। ये होता है मेंटल हेल्थ सर्विसेज, गवर्नमेंट मेंटल हेल्थ एजेंसीज, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन, क्वार्टर वे होम, हाफ वे होम, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सुसाइडल प्रिवेंशन सेंटर, कम्युनिटी ग्रुप होम, डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये सारे मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं। 10 आपका मेंटल हेल्थ सर्विसेज हो गया। इसके बारे में डिटेल में लिखा गया है, आप खुद से पढ़ लीजिए।
देन आता है आपका ईगो डिफेंस मैकेनिज्म एंड देयर इम्प्लिकेशन। ईगो क्या होता है और उसके डिफेंस मैकेनिज्म क्या क्या है इसमें पढ़ेंगे। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आर मेथड टू प्रोटेक्ट सेल्फ एंड कोप अप विद बेसिक ड्राइव। ड्राइव मतलब डिजायर, ड्राइव्स और इमोशनली पेनफुल थॉट, फीलिंग और इवेंट। समझ में आया? ईगो क्या होता है? आप तो सभी आपका लाइफ स्टाइल डेली लाइफ स्टाइल में यूज़ ही कर रहे होगे आपका ईगो। ईगो समझ में आ जाएगा। ये लिखा गया है डिफेंस मैकेनिज्म। ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म है। ये एग्जाम में आता है शॉर्ट नोट में, आप इसको जरूर याद कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिफ्रेशन, रिफ्रेशन मतलब अनकॉन्शियस एंड इनवॉल्युंटरी फॉरगेट और पेनफुल आइडियाज़। एक फॉरगेट हम भूल जाते हैं, पेनफुल आइडियाज़ एंड कॉन्फ्लिक्ट। एग्जाम्पल फॉरगेटिंग ए लव्ड वंस बर्थडे आफ्टर फाइट, मतलब एक फाइट के कुछ भी झगड़ा हो गया हमारा पार्टनर से हो या कोई बेस्ट फ्रेंड से हो और उसका बर्थडे हमको भूल गया, हमारा दिमाग में भूल गया, इसको रिप्रेशन बोला जाता है। डेनियल क्या है? अनकॉन्शियस रिफ्यूजल टू एडमिट एन अनएक्सेप्टेबल आइडिया और बिहेवियर, मतलब एक अनएक्सेप्टेबल आइडिया और बिहेवियर। इसके एग्जाम्पल के थ्रू आप लर्न कर लीजिए। द मदर ऑफ ए चाइल्ड हु इज fatally ill through fully informed of the diagnosis and the expected outcome refused to admit it as she cannot tolerate the pain that acknowledging the reality would causes। मतलब एक मदर का चाइल्ड एडमिट है एक हॉस्पिटल में, उसको पता है, उन मदर को पता है कि वो उसका चाइल्ड तबीयत ख़राब है, वो एडमिट है मेडिकल में क्योंकि एडमिट है, लेकिन वो इसको टॉलरेट नहीं कर पाए। मतलब जैसे होते हैं ना उस टाइम में जैसे ऐसे हरकतें करते हैं, नहीं ये नहीं हो सकता, ये होता, ये सब आप फिल्मों में भी देखे होंगे, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अनकॉन्शियस डिस्टेंसिंग ऑफ फेंट ऑफ फीलिंग टू ए लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट। ये आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। ए हस्बैंड येल एट हिज वाइफ आफ्टर ए बैड डे एट वर्क, मतलब एक हस्बैंड का ऑफिस में वर्क अच्छा नहीं रहा तो इसलिए वो घर को आके उसके वाइफ को येल मतलब गाली कर दिया, ये है डिस्प्लेसमेंट। देन आता है आपका recreational information, replacement of unacceptable feeling with their exact opposite. A boy who is jealous and hate his elder brother show him exaggerated respected and affection, मतलब एक एल्डर ब्रदर, एक यंगर ब्रदर उसके एल्डर ब्रदर को हेट करता है, लेकिन वो रेस्पेक्ट शो करता है उनके फैमिली मेम्बर हो या उसके आगे में हो, वो रेस्पेक्ट शो करता है क्योंकि वो बड़ा है ना, बड़ा है उससे, इसलिए। देन आता है रेशनलाइजेशन। ए स्टूडेंट कंप्लेन अबाउट द अनफेवरेबल हॉस्टल एटमोसफियर फॉर हिज फेलोअर इन द एग्जामिनेशन, मतलब एक स्टूडेंट वो कंप्लेन करेगा कि हॉस्टल का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था इसलिए मैं अच्छे नहीं पढ़ पाई या ब्ला ब्ला, कुछ भी एक रीज़न देके वो उसकी गलती को छुपाएगा। देन आता है सब्लिमेशन। अग्रेसिव इज ट्रांसफर टू द कॉम्पिटेटिव इन बिजनेस और स्पोर्ट्स, मतलब एक कंपटीशन होता है ना, स्टूडेंट में हो या बिजनेस पार्टनर में हो, कंपटीशन होता है, ये लिखा गया है सब्लिमेशन। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस चैलेंजिंग, मतलब चैलेंज जो रहता है। यहाँ आता है कॉम्पनसेशन। कॉन्शियस कवरिंग ऑफ ए फॉर ए weakness by over emphasizing or making of a desirable trait, मतलब ए स्टूडेंट हु फेल इन हिज स्टडीज़, मतलब एक ऑल्टरनेटिव वे होता है, मतलब एक स्टूडेंट इसमें लिखा है वो स्टडी में अच्छा नहीं लेकिन वो स्पोर्ट्स में चैम्पियन हो गया, इस तरह लिखा गया है। आता है प्रोजेक्शन। ये सारे आपका है डिफेंस मैकेनिज्म। आप इसको इसमें 5 हो या 6 7 8 याद करना ज़रूरी है, ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में श्योर शॉर्ट आता है। आपका फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, इसको डेफिनेशन के थ्रू आप लर्न कर लीजिए। द वर्ड फ्रस्ट्रेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड frustra, which means obstruct. Frustration refers to the blocking of behavior direct towards the goal. Frustration means emotional tension resulting from the blocking of desired need, मतलब एक नीड, डिज़ायर और नीड जब हमारा फुलफिल नहीं होता है तब हम फ्रस्ट्रेट हो जाता है होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बहुत ही हार्ड वर्क करें हमारे एग्ज़ाम के लिए, बहुत हार्ड वर्क करें, दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करें, लेकिन हमारा मार्क कम आता है तो हम क्या टेंशन में फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, यही लिखा गया है। The characteristics of frustration produce an unpleasant emotional state, unpleasant emotional state. The tension or stress created varies from simple annoyance to hatred, anger, adversity. Frustration is a stage of condition in which failure dominates the attempt. In this state,
वन एक्सपीरियंस ए मेजर ऑब्स्टिकल इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक नीड और गोल्स। समझ में आया? आता है कॉजेस और सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। कॉजेस क्या क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? फिजिकल फैक्टर, जैसे कि हो गया आपका नेचुरल क्लाइमेट, ऑब्स्ट्रक्शन इन एनवायरनमेंट, ये सब आपका हो गया फिजिकल। सोशल फैक्टर क्या क्या है? कॉन्फ्लिक्ट, ट्रेडिशन, रेस्ट्रिक्शन, टोबैको लॉज, कोड्स, ये आपको हो गया सोशल फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। आता है इंटरनल फैक्टर क्या क्या है? फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़, कोई भी डिजीज़ हो या कोई भी फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ हो और defects, conflict of motives within the individual's morality and high ideals, high level of aspiration, lack of persistence and sincerity in effort. Reaction to frustration, important reaction to frustration are follows. ये नीचे दिया गया है आपका restlessness and tension. Restlessness and tension, जब भी हम रेस्ट नहीं लेते हैं, कुछ भी ठीक से अच्छे से रेस्ट नहीं लेते और टेंशन लेते हैं तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। फिर आता है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है? डायरेक्ट एग्रीगेशन एक डिस्प्लेस्ड एग्रीगेशन रहता है। डायरेक्ट एग्रीगेशन इज टाइम एक्सप्रेस डायरेक्टली अगेंस्ट एन इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट व्हिच इज द सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डायरेक्ट होता है ये एक इंडिविजुअल के ऊपर, अब रहता है डिस्प्लेस्ड व्हेन सर्कमस्टेंस ब्लॉक देयर अटैक, डायरेक्ट अटैक ऑन द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन aggressiveness may be displaced. Displaced aggression is an aggressive action against the innocent person or object rather than against the actual causes of the frustration. मतलब एक innocent के ऊपर जो हम गुस्सा में गाली कर देते हैं वही होता है displaced aggression। कहते हैं apathy. Those who realize that they have no power to satisfy personal need by means of own action, whose aggressive outbursts are never successful, may well resort to apathy and withdrawal when confronted with a frustrated situation. Another fantasy, when problem become too much for an individual to handle, he sometimes seek the solution of escape into dream or a solution based on fantasy rather than reality. मतलब जो रियलिटी में नहीं रह के जो फैंटेसी में रहते हैं उसका भी फ्रस्ट्रेशन होता है ना। स्टेरियोटाइपिंग, ये होता है स्टेरियोटाइपिंग। रिग्रेशन है आपका कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट इज एन कॉज ऑफ स्ट्रेस, इट इज ए पेनफुल स्टेट और कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग विद द पर्सन एक्सपीरियंस एन इंटरनल इमोशन। आप इस समझ से कॉन्फ्लिक्ट से ही फ्रस्ट्रेशन होता है। डेफिनेशन के थ्रू आप लर्न कर लीजिए। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स पेनफुल इमोशनल स्टेट विच रेजल्ट फ्रॉम ए टेंशन बिटवीन ऑपोज्ड एंड कॉन्ट्राडिक्टोरी विशेष, अकॉर्डिंग टू डगलस हॉलैंड। आप इसको साइकोलॉजिस्ट का नाम भी याद रखना चाहिए। टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट मतलब या पिक्चर के थ्रू लर्न कर लीजिए। एक पर्सन है, इसको दो गोल अट्रैक्ट करेगा, ये होता है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। देन होता है आपका अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट मतलब ये एक पर्सन है, उसको एक गोल दोनों तरफ से रिपेल करेगा, मतलब टेंशन करेगा, ये होगा ना वो होगा, जैसे टेंशन हो गया, कहता है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ये है एक पर्सन, ये गोल है, गोल कोई सा भी हो, मतलब मैं एक एग्जांपल दूँ, ये एक पर्सन है, उसको डॉक्टर बनना है। कभी कभी इसको लगता है मैं डॉक्टर बन जाऊँ, बहुत सारा पैसा कमाऊँगा, मेरा फैमिली मेम्बर को अच्छे से रखूँगा, ये वो। और एक बार आता है मेरे से होगा या नहीं, नीट क्रैक हो पाएगा या नहीं, मैं कर पाऊँगा या नहीं, ये होता है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। देन आता है आपका मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब मल्टीपल गोल आपको अट्रैक्ट भी करेगा, रिपेल भी करेगा। मल्टीपल मतलब मैं टीचर हो जाऊँगा, मैं ये हो जाऊँगा, मैं वो हो जाऊँगा, सॉरी। मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, समझ में आया? आपका कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। देन आता है रोल ऑफ रिड्यूसिंग फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक नर्स का रोल क्या होता है इन रिड्यूसिंग फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट में। कॉन्फ्लिक्ट इज एन integral part of life whether at home or at work with पेशेंट्स और विथ कॉलेजेस। मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो या फ्रस्ट्रेशन हो, या कोई ये लाइफ का एक पार्ट है, कभी कभी होता रहता है। ये सब ये है एनकरेज द पेशेंट टू एक्सेप्ट रियलिटी, प्रायोरिटीज द गोल, चेंज एंड रीसेट देम इफ नॉट अचीव देम। ये सब नर्स का रोल है। हेल्प द पेशेंट टू सेट अचीव गोल्स, दस रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट सोल्यूशन। उनके सोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट को सोल्यूशन करना जरूरी है, या हम पेशेंट को समझाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई सा भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। रहता है कॉन्फ्लिक्ट इन पेशेंट, ए नर्सेस कैन
इम्प्लीमेंट मेनी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन पेशेंट। एक नर्स का क्या रोल क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट को किसी भी तरह सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी पेशेंट को समझाना चाहिए। ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन द नर्स शुड रिमेन काम एंड एनकरेज द पेशेंट टू एक्सप्रेस हिज और हर कंसर्न्स। मतलब कॉन्फ्लिक्ट के टाइम एक नर्स का रोल क्या होता है? काम और क्वाइट रह के पेशेंट को समझाना है कि आपका क्या प्रॉब्लम है, बताइए, हम उसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। ये होता है अवॉइड आर्ग्यूइंग, क्रिटिसाइजिंग, डिफेंडिंग और जजिंग। अवॉइड आर्ग्यूइंग मतलब अगर कोई पेशेंट बहुत सारा टेंशन और फ्रस्ट्रेशन में है तो वो चिड़चिड़ हो जाएगा कि नहीं नर्स के ऊपर, तो नर्स का काम क्या है? उसको अवॉइड करना चाहिए। रहता है इन्वॉल्व द पेशेंट हिज फैमिली एंड हेल्थ केयर टीम मेंबर इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजी टू प्रिवेंट एंड मैनेज कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। मतलब उनके फैमिली मेम्बर से मिलके और उस इंडिविजुअल को मिला के वो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सोल्यूशन करेंगे उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। ये सारा आपका नोट्स का रोल है। या आप एक बार पढ़ने से आप खुद से भी लिख दीजिए। और आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, आपको आप जिस भी लैंग्वेज में समझ रहे हैं उसकी लैंग्वेज में आप थोड़ा समझने की ट्राई कीजिए। हिंदी में तो मैं बोल रही हूँ, अगर कोई सा भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको ऐसे डिटेल में पढ़ा जाए तो आपका बहुत ही क्लास हो जाएगा, 1 घंटा या 2 आवर लग जाएगा। तो मैं शॉर्ट पॉइंट में बता देती हूँ। आप खुद से बार बार पढ़िए, समझ ना आए तो भी पढ़िए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे कि आपको लगे कि आप स्टोरी पढ़ रहे हैं या कुछ भी, जैसे हमारा 9th-10 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी था, किस किस को अच्छा लगता है और किस किस को अच्छा नहीं लगता है, तो हम उसको बार बार पढ़ना चाहिए। इसको भी सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को आपको बार बार पढ़ना चाहिए। आप जब एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा ना तो बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट के साथ आप पढ़िए, आपको ज़रूर याद में आएगा। मैं बोलती हूँ, मुझे भी फर्स्ट नहीं अच्छा लगता था। जब मैं चीज़ को समझना सीखा तो मुझे बहुत ही इंटरेस्ट लगा। और मैं खुद की, आप सबसे मेन इम्पोर्टेंट है ये, आपका बात को समझिए। कोई सा भी टॉपिक हो या कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो, आप पहले खुद की दिमाग से सोचिए और आप बुक से लर्न करें बार बार, और देन आप खुद की दिमाग से उसको समझने की ट्राई कीजिए। देन आपका ये सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी चैप्टर आपको इजी लगेगा। नहीं तो आपको बोरिंग लगेगा, समझ में नहीं आएगा, ये ब्ला ब्ला बहुत सारा कंडीशन होगा। तो इसलिए आपको पढ़ना है और खुद की दिमाग से ट्राई करो, एक चीज़ को समझ लो और खुद की दिमाग से ही लिखना स्टार्ट कर दो, तो आपको थिंग ईजी हो जाएगा। आज के वीडियो में कुछ डाउट हो गया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का सेंड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल में, आप उससे पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 मार्क हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो ज़रूर आता है, ये मैं लिख के देती हूँ। मेरे एग्ज़ाम में भी आया था, प्रीवियस ईयर में भी आया था, तो इस ईयर में आ सकता है। आप उसको ज़रूर पढ़िए, और कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप कमेंट सेक्शन में बताइए तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा ना। आपको टोटली समझ में नहीं आया ऐसा तो नहीं हो पाएगा। आपका आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।